And I want the young people of India, Gen Z, to understand this clearly, because this is about your future. मैं समझता हूं कि सचमुच न सिर्फ जेन जेड को बल्कि हर व्यक्ति को बदलाव के अपनी जो पूरी प्रेरणा है उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। भारत की जैन जी संजीदा भी है, मेहनती भी है और लक्ष्य पर काम कर रही है और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर विकसित भारत बनाने के कार्य में कार्यरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दहाड़ और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। भारतीय राजनीति का युद्ध अब सोशल मीडिया की गलियों से होता हुआ देश के युवा मतदाताओं यानी कि जेन जी के दरवाजे पर आ पहुंचा है। ये वो मतदाता है जो स्मार्टफोन के साथ बड़े हुए हैं और पारंपरिक राजनीतिक रैलियों से ज्यादा इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब ब्लॉग्स पर अपनी राय बनाते हैं। यह समझना मुश्किल नहीं क्यों देश के दो सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टीज यानी दो बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी इस नई पीढ़ी पर अपनी पकड़ को मजबूत करने की जुगत में है। एक तरफ है कांग्रेस नेता राहुल गांधी। उनके हर कदम से यह साफ होता है कि उनका एजेंडा साफ है। उन्हें लगता है कि नई पीढ़ी ही उन्हें सत्ता का स्वाद चखा सकती है। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर उनके हालिया पॉडकास्ट तक वो अपनी नई इमेज गढ़ रहे हैं जो जेन जी के मुद्दों जिनमें रोजगार, शिक्षा, डिजिटल स्वतंत्रता पर सीधी बात करता है। और दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन है विकसित भारत और इस मिशन की सबसे बड़ी धुरी है युवा। युवा ही मोदी की ताकत। जिस तरह से आज प्रधानमंत्री मोदी ने स्पेस मिशन से संबंधित कार्यक्रम में जेन जी में जोश भरा, उससे जेन जी के पावर को आसानी से समझा जा सकता है। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे पहलू जेन जी को यह संदेश देते हैं कि मोदी सरकार आधुनिकता, अवसर और वैश्विक पहचान का पर्याय है। उनके सोशल मीडिया कैंपेन युवाओं के बीच गौरव और भविष्य की आशा का संचार करते हैं। असल में ये लड़ाई अब सिर्फ विचारधारा की नहीं बल्कि रिलेटेबिलिटी की है। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के इस निर्णायक मुकाबले में सवाल यही कि किसकी शक्ति जेन जी, इसी पर आज दहाड़ में हम चर्चा भी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं वो सुन लेते हैं। बीते एक दशक में अलग अलग सेक्टर्स में स्टार्टअप्स का नया दौर शुरू हुआ है। हर क्षेत्र में भारत के युवा, हमारे जेन जी नए समाधान दे रहे हैं और आज मैं दुनिया के जेन जी को भी बड़े आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि अगर जेन जी के लिए सच्चे अर्थ में कहीं से प्रेरणा मिल सकती है तो भारत के जेन जी से मिल सकती है। भारत के जेन जी की जो क्रिएटिविटी है, भारत के जेन जी की जो पॉजिटिव माइंडसेट है, भारत के जेन जी की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, ये अपने आप में पूरी दुनिया की जेन जी के लिए आदर्श बन सकती है। आपकी पीढ़ी को आपके शब्दों में जेन जी कहा जाता है, लेकिन मैं आपको अमृत पीढ़ी मानता हूं। आप वो लोग हैं जिनकी ऊर्जा अमृत काल में देश को गति देगी। अगले 25 वर्ष देश के लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत अहम है। हमारा संकल्प है कि आपकी इस अमृत पीढ़ी का हर सपना पूरा हो। प्रधानमंत्री मोदी ने तो अपने आप ही जब ये बात कह दी अमृत पीढ़ी, तो आप समझ जाइए कि किस तरह से कनेक्ट करने की कोशिश की गई है। लेकिन फिर भी सवाल तो कई है। लुभाने की कोशिश तो हर पार्टी करती है, लेकिन जेन जी वर्ग आखिर किसके साथ खड़ा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। राहुल गांधी का एजेंडा है कि नई पीढ़ी उन्हें सत्ता दिलाए
और शायद यही वजह है कि उनकी बातों में आजकल जेनजी का जिक्र बहुत ज्यादा होता है। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, किसकी शक्ति है जेनजी, ये दूसरा बड़ा सवाल है, क्योंकि दावे चाहे दोनों पार्टीज करें, लेकिन असल में जेनजी किसके साथ खड़ा है, इस पर दहाड़ में चर्चा होगी। तीसरा सवाल जो रहने वाला है वो है जेनजी का सिर्फ प्रचार या बस सियासी वार पलटवार। यानी ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ एक प्रचार का जरिया बन चुके हैं और प्रचार के लिए वार पलटवार किया जा रहा है। अस्तित्व क्या है जेनजी का, पॉलिटिकली इनकी उपयोगिता कितनी ज्यादा है, इस पर भी हम बारीकी से चर्चा करने वाले हैं। जब हम जनरेशन जी की बात करते हैं तो सबसे बड़ा रोल किसके पास सही मोल, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राहुल का विश्वास या जेनजी पर बीजेपी का तर्क है खास, इस पर भी चर्चा होने वाली है। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी आज की चर्चा रहने वाली है। शिवम त्यागी प्रवक्ता बीजेपी, अंश वत्स प्रवक्ता कांग्रेस, संजीव कौशिक पॉलिटिकल एनालिस्ट, राकेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार, प्रोफेसर राकेश खंडेलवाल हमारे साथ में, पूर्व वीसी है यूपीटीयू। आप सभी का स्वागत। सबसे पहले बीजेपी के पास आते हुए शिवम त्यागी, सवाल ये, जेनजी को लेकर दावे तो तमाम है, हर पार्टी कह रही है कि हमसे प्रभावित है, लेकिन पार्टीज के पास जेनजी के लिए है क्या, बीजेपी के पास क्या है जेनजी को देने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इस देश में जेनजी ही क्यों, चाहे बेबी बूमर्स हो, चाहे जनरेशन एक्स हो, चाहे मिलेनियल्स हो, चाहे जेनजी हो, चाहे जेन अल्फा हो, और चाहे 2025 में पैदा होने वाले जेन बीटा हो, उनको इस देश के आने वाले 25 साल जो अमृत काल का समय है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन सब का इस देश में योगदान है और आगे भी रहने वाला है। हाँ, जेनजी को अगर देखा जाए तो आने वाले 25 साल उनके युवा होने के नाते बेहद महत्वपूर्ण है, और मैं मानता हूं कि वो इस देश को आगे लेकर जाने में और एक महान संस्कृति को फिर से रिक्लेम करने में एक बड़ा रोल प्ले करेंगे। आपने कहा कि जेनजी को देने के लिए हिंदुस्तान की सरकार के पास क्या है, मैं बताता हूं। हमारी बढ़ती और संवरती और फिर से रिक्लेम होती हुई संस्कृति, हमारी अप्रोक्सीमेटली 75 साल में सिर्फ 1.6 ट्रिलियन जो जीडीपी बनी, उसको 3.5 ट्रिलियन बनाते हुए बढ़ती हुई दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हमारे पास है। दुनिया का 2nd नंबर का लार्जेस्ट रोड नेटवर्क हमारे पास है। दुनिया का 5वें नंबर का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब हमारे पास है। दुनिया का 4थे नंबर का ऑटोमोबाइल हब हमारे पास है। दुनिया में बढ़ता हुआ हिंदुस्तान का कद और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता हुआ सम्मान, ये सब कुछ हमें देने को जेनजी के लिए है, और उसके लिए उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें देश के युवाओं से मदद भी चाहिए। और वो, मैं एक बात को कहने में कोई गुरेज परहेज नहीं करूंगा, इस देश में हर एक पॉपुलैरिटी का सबूत होता है चुनाव। 2014, 2019, 2024, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद अब बिहार, महाराष्ट्र, कहीं भी चले जाइए, इस देश के जेनजी ने इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी में जो विश्वास दिखाया है, अभी तो कोई नेता उनके 10% में भी आसपास नहीं है। ठीक है। और आने वाले 25 साल भी स्थिति यही रहेगी। अंश वत्स, कांग्रेस के पास क्या है, राहुल गांधी के पास क्या रोड मैप है इन जेनजी के लिए जिनका जिक्र बार बार करते हैं? देखिए, पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बीजेपी और मीडिया पहले ये तय कर ले कि क्या जेनजी इस देश के लिए हानिकारक है, क्या इस देश के लिए वो नकारात्मक है, या फिर वो इस देश के भविष्य को, इस देश के भविष्य या इस देश के आगे लेके जाने वाले हैं। तो पहले तो वो बीजेपी और ये तय कर ले। क्यों? क्योंकि जब लद्दाख में यही जेनजी अपने अधिकार के लिए लड़ते, अपने स्टेटहुड के लिए लड़ते हैं, तो उनको आक्रामक बोल दिया जाता है, उन पर जो है लाठी चलवाए जाते हैं, उन पर वाटर कैनन चलवाए जाते हैं। यही जेनजी जब दिल्ली में प्रदूषण के लिए लड़ते हैं, तो उनको कह दिया जाता है कि भैया आप जो है इस देश में जो है दंगे करवाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि भैया आप जो इस देश को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। उन पर इतनी ठंड में भी लाठी डंडे चलवाए जा रहे हैं। अगर बिहार में यही जेनजी अपने अधिकार के लिए, अपने रोजगार के लिए लड़ते हैं, तो उन पर ठंड में भी किस प्रकार से बीपीएससी के परीक्षा के अभ्यर्थियों पे जो लाठी डंडे चलवाए, पानी की बौछार हुई, वो भूले नहीं है ये जेनजी। तो पहले वो तय कर ले कि जेनजी इस देश के भविष्य है या इस देश के लिए हानिकारक है, पहले ये तय कर ले। और आज ये जो बड़ा यहाँ पे कह रहे हैं जेनजी के लिए, मोदी जी जो बड़ा जेनजी का प्रयोग कर रहे हैं, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि इस देश में कांग्रेस पार्टी ने लगातार अगर किसी के लिए आवाज उठाई है तो वो जेनजी के लिए उठाई है, और ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जेनजी के लिए हमने कैसे उठाई है। लोकसभा चुनाव में जब मोदी जी मंगलसूत्र
भैंस चुरा ले जाएंगे पे जब बात कर रहे थे, राहुल गांधी जी कह रहे थे कि हम युवाओं को जो है रोजगार देंगे, उनको इंटर्नशिप देंगे। क्या हुआ? नतीजन 2024 में जब इनकी सरकार बनी तो उन्होंने पहले बजट में इंटर्नशिप का उन्होंने बात किया, वही जो राहुल गांधी जी ने अपने न्याय पत्र में दिया था। क्या हुआ? राहुल गांधी जी जब अग्निवीर के लिए लड़ रहे थे कि अग्निवीर में आप कैसे इस देश के युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं, नतीजन क्या हुआ? सरकार कह रही कि अब हम 25% से बढ़ा के जो है सोच रहे हैं कि उसको 50% कर देंगे। ये जो है राहुल गांधी जी ने मैंने अभी सरकार क्या देगी इस पर सवाल नहीं पूछा अंशवत्स। मैंने ये सवाल पूछा कि राहुल गांधी के पास क्या रोड मैप है जेंजी को देने के लिए। आप क्वेश्चन उठाइएगा, लेकिन पहले आप क्या देने वाले ये तो बताइए। मैं रोड मैप ही तो बता रहा हूं। हमने रोजगार की मैंने यहाँ पे बात की। क्या रोजगार इस देश के जेंजी को रोजगार नहीं चाहिए? क्या इस देश के युवा बेरोजगार रहे? आज सच्चाई क्या है? रोजगार के लिए करेंगे क्या? ये जो बात हुई तो विपक्षी पार्टी के तौर पर बात हुई, ये बताइए कि करेंगे क्या? सवाल उठाना नहीं सर। देश के मूल नागरिक होने के नाते, मतलब सवाल उठाते रहेंगे, मतलब सवाल जेंजीज के लिए सरकार से सवाल पूछते रहेंगे। नहीं सुनिए, मैं खुद इस चीज को लेकर चिंतित हूँ। आज अगर आप सच्चाई देखेंगे तो एयर इंडिया की अगर जो है 600 की जॉब निकलती है वैकेंसी, तो उसमें 25,000 लोग जो है अप्लाई करते हैं मुंबई में। क्या है सच्चाई कि पुणे में अगर एक कंपनी जो है 100 लोगों के लिए वैकेंसी निकालती है तो उसमें हजारों की संख्या में आ जाते हैं। आज अगर आप सेना की भर्ती की बात करेंगे तो हरियाणा, मेरे खुद के राज्य से, जहां पहले के मुकाबले 5,000 के करीब युवा जाते थे सेना में, आज वो संख्या घट के हो गई है 900। ये क्या है? ये इस देश के जेंजी की चिंता ही तो है कि आज इस देश में जो है जेंजी इस देश की सरकार पे अपना विश्वास ही नहीं जता पा रहे। तो आप कह रहे हैं कि जेंजी जब तक प्रोटेस्ट नहीं करेगा तब तक उनके हक उनको मिलेंगे नहीं, यही कहना चाह रहे हैं? ये सरकार आज इतनी ज्यादा गूंगी बहरी सरकार, मैं सरकार की बात नहीं कर रही हूँ सर। सरकार पर सवाल पूछेगा, पहले मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आप ये चाहते हैं कि जेंजी सड़कों पर उतरे और प्रोटेस्ट करे? आप ये चाहते हैं कि आप उनके हकों की लड़ाई में उनके साथ खड़े, वो प्रोटेस्ट करें? हम उनके हक की लड़ाई के साथ खड़े, लेकिन इस देश में, इस देश के किसान हो, इस देश की महिलाएं हो, इस देश के जेंजी हो, दोनों पार्टी की बातों को आप सुन रहे हैं। अब जरा मुझे बताइए कि जेंजी किसको प्रभावित कर सकते हैं? कुछ नहीं कर पा रहे आप, पूरी तरीके से जेंजी किससे प्रभावित हो सकते हैं? एक सवाल ये भी है, और जेंजी किसको ज्यादा प्रभावित कर पा रहे हैं, सवाल ये भी है। देखिए पूजा, वर्तमान में जो सरकार है काफ़ी मजबूत है, ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है, और मजबूती से काम भी करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सरकारों का काम, और अभी शिवम भाई बता रहे थे कि लोकप्रियता का पैमाना, और लोग लगातार जिता रहे हैं, 1 बार 2 बार 3 बार। भाई साहब, हमने देखा है, और इसी देश में हमने देखा है, डकैतों को भी जीतते हुए देखा है, मर्डर करने वाले लोगों को भी जीतते हुए देखा है, और जो फरारी है उसको भी जीतते हुए हमने देखा है। तो जीतना, कुर्सी पर बैठना या सत्ता में आना इस बात का परिचायक नहीं है कि आप जनता के लिए बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। लोग सवाल पूछेंगे आपसे, और आपको उसका सवाल का जवाब देना पड़ेगा। यदि देश के प्रधानमंत्री जेंजी के बारे में ये बात कहते हो कि नहीं, ये मोबाइल लेकर के हमने आपको बहुत अच्छा रोजगार दिया है, रील्स बना के भी हिंदुस्तान के बच्चे कमाई कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये शर्मसार करने वाली बात है, ये विषय नहीं है। हम अपने बच्चों को जब पढ़ाते हैं, आप कह रहे हैं कि रील्स से कमाई करना ये शर्मसार कर देने वाली बात है। मैंने कहा कि हम अपने बच्चों को यदि पढ़ा रहे हैं, बेहतर शिक्षा दे रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और देश के विकास में अपना योगदान दे। ये देश के विकास में कोई योगदान नहीं है। दूसरी बात, आप युवाओं को कैसे इन्वॉल्व करेंगे? कुछ तो रोड मैप होगा ना। आप कहते हैं कि स्टार्टअप, तमाम तरह की योजनाओं का नाम अब याद नहीं रहता कि कौन कौन सी योजनाएं हैं, लेकिन हम सिर्फ ये कहेंगे कि क्या चाइना के मोबाइल पार्ट्स ला करके यहाँ असेंबल कर देना बनाना है? उसको बनाना कहते हैं हम, बनाना नहीं कहते हैं उसको। जब आप उत्पादन करना शुरू करते हैं यहाँ से, तो फिर लोग इन्वॉल्व होते हैं, और तब हमारी ताकत बढ़ती है। आप भरमाने का प्रयास मत कीजिए। युवा आज के वक्त में, कहने में कोई गुरेज नहीं है कि युवा परेशान है, उसके पास नौकरियां नहीं है, अच्छे पढ़े लिखे युवा है, और उस पर यह थप्पा लगाया जा रहा है कि आप में कुशलता नहीं है, कार्य करने की क्षमता नहीं है, इसलिए आप भटक रहे हैं। किसी चैनल में हम बैठे हुए थे, हमें बताया गया कि नोएडा में चले जाइए, फैक्ट्रियों के सामने लगे हुए हैं कि बेरोजगार लोग, ये काम करने वाले लोगों की तलाश है, काम लोग नहीं करना चाहते हैं। जहां इस तरह की बातें फैलाई जा रही हो, निश्चित तौर पर एक बड़ा वर्ग है, खलबलाहट तो है उसके अंदर। वो चाहता है कि देश की सरकार जब सबके लिए मजबूती से काम कर रही है। क्या चाहता है जेंजी? जिस जेंजी की हम बात करें, जिस यूथ जनरेशन, आगामी जनरेशन की बात करें, क्या एक्सपेक्ट करता है वो? हिंदुस्तान विश्व के सबसे युवा देश में से आज के वक्त में जाना जाता है। सबसे ज्यादा युवा हमारे पास हैं। उन युवाओं को सचमुच में क्या सही दिशा मिल रही है? वो सही दिशा में जा रहे हैं? देश
देश के चंद लोगों के पास तुम एक हिड़मा मारोगे, हर घर में हिड़मा पैदा होगा, ये है देश को दिशा। अब ये कमाल की बात कर रही हैं। तो क्या एक की वजह से सब सारे आंदोलन को आप मैं एक सवाल पूछ रही हूं आपसे, मैं वही तो पूछ रहा हूं। दिशा क्या है? मैं वही तो पूछ रहा हूं कि क्या किसी आंदोलन में 2 आंदोलनकारी 5 आंदोलनकारी मिलकर के इस तरह के नारे लगाते हैं, सारे को नक्सली तो बता ये देंगे? दिग्भ्रमित करने वाले कौन लोग फिर हैं? बूट से उसके चेहरे को रगड़ देंगे। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि ये कौन है दिग्भ्रमित करने वाले लोग? मैंने कहा कि राजनीति। इस देश में मैं फिर आतंक कह रहा से हूं, प्यार करने वाले युवाओं को आप प्यार कर सकते हैं क्या? मैं फिर कह रहा हूं कि युवाओं को बांटिए मत। सारे युवा, सारे आंदोलन या सारे चीज तो गलत सही को डिफरेंशिएट करेंगे कि नहीं करेंगे? मैंने कहा कि आप चिन्हित कीजिए। यदि हिंदुस्तान, आप जिस मसले के बारे में चर्चा करना चाहती हैं, सचमुच में यह नाकामी किसकी है? संसद भवन से चंद 600 मीटर की दूरी पे ऐसी सोच लाने वाले कौन लोग? मैं ये पूछना चाह रही हूँ संजीव जी, ये सोच आ कहां से रही है? देश के युवा को दिग्भ्रमित करने वाला कौन है? देश के युवाओं में गुस्सा है, इस बात को आप मानिए। तो गुस्सा हिड़मा को लेकर होना चाहिए। गलत मैंने कहा राकेश शुक्ला जी, वैसे को गुस्सा चिन्हित किस बात को लेकर होना चाहिए? वैसे को चिन्हित कीजिए। देश के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, देश के युवाओं का पूरा हक है, देश के युवाओं की भागीदारी देश को आगे बढ़ाने में होनी चाहिए, ये भी उनका हक है। लेकिन फिर दिग्भ्रमित कहां हो रहे हैं युवा? और क्या वाकई उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही हैं? पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपॉर्चुनिटीज ज्यादा देख रही है क्या? पूजा जी, देश में 2 तरह के शिक्षित लोग हैं, एक योग्यताधारी, एक डिग्रीधारी। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक उदाहरण दिया कि इतने जगह थी और इतने लोगों ने आवेदन किया। मुझे याद आता है उत्तर प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए नौकरी निकली थी, उसमें 398 PhD धारी लोगों ने आवेदन किया था। अब चतुर्थ श्रेणी के लिए PhD धारी आवेदन क्यों करेगा? क्योंकि उसके पास डिग्री है। तो योग्यताधारी युवा को कहीं भी आवश्यकता नहीं है, वो अपनी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ रहा। भारत में युवाओं के सामने 2 विकल्प हैं, एक विजन और हौसला वाला देने वाला दल और दूसरा उकसाने वाला दल। तो आप ये देखेंगे कि इन दोनों के बीच में उसको चॉइस करना है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद से युवाओं के साथ संवाद करने के लिए उन्होंने 2 प्लेटफॉर्म बनाए, एक मन की बात का और दूसरा परीक्षा पे चर्चा का। हम जेन जी की बात कर रहे हैं, लेकिन जेन जी से आगे की पीढ़ी के साथ भी वो संवाद स्थापित कर रहे हैं जो आज 75 साल के हो चुके हैं। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि जब आप बात करते हैं युवाओं के साथ तो आपका पहलू क्या होता है? क्या वो सकारात्मक पहलू है? युवा उन्हीं की तरफ आकर्षित होता है जिनके पास से उनको कुछ हासिल होता है, और वो हासिल होता है सकारात्मक बातचीत से, उकसाने वाली बातों से नहीं होता। तो सवाल यहाँ पे यही आ रहा है कि जब आप, तो उकसाने वाले कौन है आपकी नजर में? उकसाने वाले, आप सितंबर में आप राहुल गांधी जी का बयान देख लीजिए, वो क्या कह रहे थे कि संविधान बचाने के लिए जेन जी सामने आएगा। संविधान को खतरा कहाँ पे है भाई? हमारा भारत लोकतंत्र में, भारत का लोकतंत्र कहाँ पे खतरे में है? कहाँ संविधान खतरे में है? 2024 के पहले भी संविधान खतरे में है कहा गया, 24 के बाद भी संविधान खतरे में कहा गया। लेकिन आवाज उठाएं और अगर उन पर लाठियां चलेंगी तो ये तो आवाज आएगी ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ पूजा जी, सवाल ये नहीं है कि लाठी चल रही वो गलत है, लेकिन संविधान कहाँ खतरे में है ये तो कहीं बताना चाहिए। एक सिरा तो दिखाना पड़ेगा ना कि संविधान यहाँ पे खतरे पे है और लोकतंत्र यहाँ पे खतरे। प्रोफेसर राकेश खंडेलवाल को एक बार जल्दी से ज्वाइन करना चाहूंगी। राकेश सर, क्योंकि आप तो युवाओं के बीच में रहते हैं और आपने युवाओं को बहुत करीब से जाना है, ये जेन ज़ी सोचते क्या है, इनके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? ये सकारात्मक सोच की तरफ ज्यादा अपना झुकाव रखते हैं या फिर इनको नेगेटिव बातें ज्यादा इफेक्ट करती हैं? पूजा जी, एक तो सबसे पहले मैं आपको साधुवाद दूं, इतने अच्छे विषय पे आपने ये डिबेट रखी और आई मस्ट अप्रिशिएट जिस प्रकार से आप डिबेट को कर रहे हो, इसी प्रकार की डिबेट्स टीवी पे होनी चाहिए। अब आपका जो विषय है वो ये है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। पहली बात तो ये है कि कांग्रेस कहीं है नहीं। अब कांग्रेस कोई ऐसा नहीं है जो बीजेपी के अगेंस्ट में आप उसको खड़ा कर सको। कांग्रेस है ही कहाँ देश में? नहीं है। कांग्रेस क्या है? एक विचारधारा है, और वो कैसी विचारधारा है वो उसके लीडर में छलकती है। बोलने दोगे तो मैं केवल 2 बात बताना चाहता हूँ। एक है नेता का चरित्र। आपने अभी जो दिखाए वीडियो, एक और मोदी जी हैं जो स्वयं युवा हैं, और एक और उनके विरुद्ध उनके सामने खड़े हैं हमारे राहुल गांधी जी, जो केवल वही बात करते हैं जो देश के, उनकी बातें सबसे अधिक किसको अच्छी लगती हैं? सबसे अधिक अच्छी लगती हैं पाकिस्तानियों को।
अब एक नेता जिसकी बातें आपके शत्रु देश को अच्छी लगे, आप समझ लो उस पार्टी का क्या होगा। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं, 2014 के पश्चात ये जब युवा बाहर खेलने जाते हैं, जब इंडियन पासपोर्ट देखा जाता है इमिग्रेशन में, आप यूरोप चले जाइए, यूएस चले जाइए, जब इंडियन पासपोर्ट लोग देखते हैं तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपको कहता है अच्छा मोदी जी के यहाँ से आए हो। और आज स्थिति ये है कि जहां तक जॉब्स की बात है, आज यूक्रेन को भी भारतीय चाहिए, रशिया को भी भारतीय चाहिए, इजराइल को भी भारतीय चाहिए और ईरान को भी भारतीय चाहिए। आज मोदी जी ने इतनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर दी हैं युवाओं के लिए कि विश्व स्तर पर युवा आज एक्सेप्टेबल है फ्रॉम इंडिया, विच वॉज नॉट द केस 2014 prior to 2014. This is a very, and this is all because of the character of the leader. So the character of the leader is the one which is actually driving India. कितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही है। 370 किसी ने सोचा था धारा 370 हट जाएगी, किसी ने सोचा था ध्वज फहराया जाएगा राम मंदिर पे, ये युवा देख रहा है। लेकिन हाँ, ऐसे भी युवा हैं जो संस्कारी नहीं है, जिनको केवल विध्वंस और अराजकता में ही संस्कार के विश्वास साथ साथ रोजगार भी उनकी- तो चाहिए युवा को, तरक्की भी तो चाहिए उनको। मैडम, मैं वो रोजगार की भी बात करता हूँ। रोजगार मैं बता रहा हूँ कि केवल देश में ही नहीं है, रोजगार विदेश में मिल रहा है बच्चों को। मोर एंड मोर पीपल आर एक्सेप्टेड। ऑस्ट्रेलिया चाहता है इंडियंस आए, न्यूजीलैंड चाहता है इंडियंस आए, सब जगह। हम यही क्यों सोचे, जब हम 20% है सबके पास में अंशवत्स, तो जॉब भी 20% हमारे यहाँ सकारात्मक, जिनकी सकारात्मक सोच। यहाँ पर बैठे गेस्ट पैनल कह रहे हैं कि एक फर्क है, राहुल गांधी बात करते हैं प्रोटेस्ट की, प्रधानमंत्री मोदी बात करते हैं देश को बनाने की। उदाहरण देता हूं मैडम, एक छोटा सा देखिए उदाहरण। पहली बात तो हाँ, देखिए पहली बात तो ये मैं कहना सर मैं आपके चाहूंगा, पास वापस ट्रंप लौटूंगी, ने- तब वो उदाहरण दे दीजिएगा। थोड़ा सा समय की कमी है सर, सबका एक बार रिएक्शन और हो जाए जल्दी से। अंशवत्स, कोई बात नहीं मैडम। देखिए पहली बात तो अगर कांग्रेस पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, रोज भारतीय जनता पार्टी का आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लीजिए, रोज राहुल गांधी जी को कोसेंगे, रोज वो किसी न किसी उनके भाषणों में से क्लिप निकाल निकाल के करेंगे। इतना ज्यादा गौर से कोई और नहीं सुनता होगा जितना ध्यान से बीजेपी सुनती है। मैं कहता हूं कि अगर कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आप इतने अहमियत क्यों देते उनको? सबसे बड़ा सवाल तो ये, यानी आप भी मानते हैं कि भैया आज कांग्रेस पार्टी क्या है, और यही हाल दिख गया लोकसभा चुनाव में। जो मोदी जी 400 पार की बात करते थे, उनको यही राहुल गांधी जी ने 240 पे लाके पटक दिया। तो यहाँ पे राहुल गांधी जी की क्या अहमियत है, क्या नहीं है, इस देश की जनता ने बता दिया है। यहाँ पे ये बड़ा बड़ा बात कर रहे थे, आपने दिखाया भी तभी जो हमारे एथलीट से जो वो मिले थे, क्रिकेटर से मोदी जी, मुझे याद आया कि मोदी जी से जो है विनेश फोगाट जी भी मिली थी, पहलवान, उनको हमारे परिवार का रिश्तेदार ही बताया था ना मोदी जी ने। क्या हुआ जब वो अपने हक के लिए लड़ाई के लिए बैठी तो उनको कैसे घसीटा गया उनकी ही पुलिस ने, उनको अपने एफआईआर दर्ज करवाने के लिए भी जो है कोर्ट जाना पड़ता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है। इनके एक सांसद जो है टीवी पे आके उनका चरित्र हरण करते हैं और उनकी पूरी जो है पार्टी जो है चुप होकर बैठ जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। और यहाँ पे बड़ा यहाँ पे एजेंसी को शिवम त्यागी जवाब दीजिए बातों का। और एक आखिरी बात, बस एक आखिरी बात, यहाँ पे जो एक बात हो रही थी डिग्री धारक और उनकी जो योग्यता के आधार पे जो बात कर रहे थे, मैं उस पर भी आता हूँ। चलो ठीक है, आपने यहाँ पे पता नहीं एक बता दिया चतुर्दशी उन सबका। अब एक मैं बताता हूँ, एक आंकड़ा, ये सरकार का आंकड़ा है कि आईआईटी की जो प्लेसमेंट है वो जो है पिछले साल 30% गिर चुकी है। ये इस देश की सरकार की सच्चाई है कि भैया इतने सारे जो हमारे पढ़े लिखे युवा हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, 30% गिर गया है। सर ठीक है, जवाब ये लेते हैं। 40% जो ग्रेजुएट आज वो अनएम्प्लॉयड है। ये इस देश की सरकार की इन सारी सच्चाई है। बातों का सवाल, ये जो इन सारी बातों के सवाल जो आप आपने सवाल उठाए हैं इन सारी बातों को लेकर, इसका जवाब शिवम त्यागी देंगे। शिवम त्यागी जवाब दीजिए इन बातों का। इसको हटा दो। देखिए एक चीज मैं कहना चाहता हूं पूजा जी, खास तौर पर तमाम चीजों पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक चीज पर बात कर नहीं रहे कि अगर युवा परेशान है, सरकार से खुश नहीं है, सरकार से नाराज है, हालिया स्थिति से खुश नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से खुश नहीं है, बढ़ते हुए भारत से खुश नहीं है, तो उनके पास जो विकल्प के नाम पर दूसरा कांग्रेस या राहुल गांधी है, उनकी तरफ कोई क्यों नहीं जाता? क्यों तेजस्वी यादव जो है युवा होने के बाद भी युवाओं को अट्रैक्ट नहीं कर पाते? अपने बेहद बुरी परफॉर्मेंस रह गई उनकी। क्यों महाराष्ट्र में और लोग मिलकर इतनी कोशिश करते हैं, राहुल गांधी रैली करते हैं, तमाम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, उनको एक्सेप्टेंस नहीं है? चोरी की वजह से नहीं हो क्यों पाता हरियाणा ना? में आपकी एक्सेप्टेंस वोट नहीं चोरी है? इतनी क्यों ज्यादा है। दिल्ली में एक्सेप्टेंस नहीं है? ये कहना तो बेईमानी है। मैं आपके बीच में किसी के बीच में बोला क्या? ये तो इस तरीके से तो कोई लाभ ही नहीं है। आप कहते रहिए। दूसरा एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, आप भारत की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स,
सिर्फ 2.5% की ग्रोथ से बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं चाइना, अप्रोक्सीमेटली 3.25% की ग्रोथ से बढ़ रहा है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा कोई भी उठाकर देख लीजिए, पूरा यूरोप उठाकर देख लीजिए, कहीं भी वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। और ये जो पॉलिटिकल चश्मे पहनकर लोग बैठे हुए हैं, बस इन्हीं को दिखाई नहीं दे रहा, देश की जनता को दिखाई दे रहा है। इसी वजह से हम सरकार में हैं और इसी वजह से राज्य दर राज्य हम सरकार बना रहे हैं और आगे भी बनाएंगे। जहां तक बात कांग्रेस की है कि कहा गया कि कांग्रेस एक विचारधारा, कोई कांग्रेस विचारधारा नहीं है। कांग्रेस एक लाइबिलिटी है इस देश पर। होती थी कांग्रेस कभी विचारधारा, मैं डिनाई नहीं करूंगा इस बात से, लेकिन कांग्रेस आज इस देश के ऊपर लाइबिलिटी है। उनके नेता इस देश के ऊपर लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी किस रूप में है? आज उनको अपने देश में, देश के जेनजीज में, देश के युवाओं में, देश के इंस्टीट्यूशंस में, संस्थानों में, देश की सेना में, देश के कोर्ट्स में, देश की मीडिया में, किसी भी चीज में विश्वास नहीं रह गया है। कंप्लेंट करते 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 वो ऐसे कंप्लेंट बॉक्स बन गए, जैसा कि गालिब कहते रहते थे। गालिब ने कहा है कि गालिब ताउम्र यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। हम भी 2 सीटों पर थे। हमने तो नहीं कहा कि मीडिया खराब है, हमने तो नहीं कहा कि भाई इस देश में जो है किसी को बोलने नहीं दिया जाता, हमने तो नहीं कहा कि कोर्ट्स जो है इस देश में सही काम नहीं करते, हमने तो विदेशों में जाकर नहीं कहा कि इंडियन डेमोक्रेसी इज अंडर डेंजर, यू शुड इंटरवीन, हमने तो नहीं कहा। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई अपना पॉलिटिकल चश्मा उतार के देखे तो आपको पता चलेगी सच्चाई। इन्होंने कहा कि इनके टाइम पे जो इन्होंने कभी कंप्लेंट नहीं की जब इनकी 2 सीट थी। आपको जब मीडिया मिला था ना, तो वो मीडिया ये था कि जब इस देश में कुछ भी होता था तो वो सवाल जो था वो सरकार से पूछता था, विपक्ष से नहीं पूछता था, जो कि आज के समय पे नहीं है। इन्होंने कहा पॉलिटिकल चश्मा, मैं कहता हूँ पॉलिटिकल चश्मा आप उतार के देखिए, आपको सच्चाई पता चलेगी कि आज आपके राज्य में 70 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, जिससे युवा आज बेहाल है। आपके राज्य में आप पॉलिटिकल चश्मा उतार के देखिए, आपको पता चलेगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो 13% तक घटते आ चुका है। आप अपना पॉलिटिकल चश्मा उतार के देखिए तो आपको पता चलेगा कि यूएन की रिपोर्ट कहती है कि एफडीआई जो वो भारत में गिर के जो है 1.4% तक आ चुका है। आज आप अपना पॉलिटिकल का चश्मा उतार के देखिए, आपको पता चलेगा कि आज भारत से जो है लोग अपना सिटीजन रिवोक जो कर रहे हैं ना, वो आपके राज्य में सबसे ज्यादा बड़ा है। पिछले साल 2024 में 2 लाख से ज्यादा है जो भारतीयों ने अपनी सिटीजनशिप जो है रिवोक की है। ये आपकी सरकार की सच्चाई है। तो अपने पॉलिटिकल चश्मा उतार के देखिए, आपको सच्चाई पता चलेगी। यहाँ पे जो है बड़ा, यहाँ पे पासपोर्ट रैंकिंग की बात कर रहे थे ना, पासपोर्ट रैंकिंग पे जाएंगे, हमारे समय पे 76 पे थी, आपके समय पे कहां तक आ गई? 83 पे। ये आपका सच्चाई है। आज बेरोजगारी की बात करिए, भुखमरी पे बात करिए, हर चीज पे आपकी सरकार जो फेल हुई है, आपके पास इसका जवाब नहीं है। और आप यहाँ पे कह रहे कि भैया युवा बात के लिए मन की बात कर रहे हैं। और जो आप कह रहे थे ना कि मीडिया पहले सत्ता पक्ष सवाल पूछा करती थी और आज विपक्ष सवाल पूछती है, तो जब विपक्ष अजीब और गरीब बात करेगा तो सर सवाल भी तो आप ही से पूछे जाएंगे, और उनसे जो सवाल पूछने हैं वो तो पूछ ही पा रहे हैं, और आप हम भी पूछ रहे हैं सवाल। प्रॉब्लम क्या है कि आपने वो चश्मा लगा लिया कि अब इनसे सवाल पूछे जाए तो आपको दिखते नहीं है, इनसे सवाल पूछे जाए आपको दिखते नहीं है, दिक्कत ही है। शिवम त्यागी काउंटर स्टार्ट 1 मिनट। अब आपको दिखता नहीं है सर, अब आपने चश्मा ही ऐसा लगा लिया कि आपको लगता है कि कोई पत्रकार इनसे सवाल नहीं पूछता, अब आपको लगता है कि कोई इनसे कुछ पूछता ही नहीं है, तो ये चश्मा उतारना होगा या इसकी धूल आपको साफ करनी होगी। शिवम त्यागी 1 मिनट काउंटर स्टार्ट। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं पूजा जी, देश को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई ने डेटा पर बात करी तो प्लीज बीच में नहीं, बीच में नहीं बोल रहे हैं, बीच में कोई नहीं बोल रहा है, बोलिए बोलिए बोलिए। थैंक यू। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर मेरा मित्र भाई, छोटा भाई डेटा पर ही बात कर रहे हैं तो डेटा पर ही बात कर लेते हैं। 2004 से 14 के बीच में इनके समय में हाईएस्ट इन्फ्लेशन कितना था? भारत 24 के दर्शक गूगल कर लें, डबल डिजिट में। आज इन्फ्लेशन कितना है? गूगल कर लीजिए, मैं खुद बताऊंगा तो ये कहेंगे कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं। हमारी जीडीपी ग्रोथ 2014 से 24 के बीच में, गूगल कर लीजिए, जब दुनिया सबसे बुरे हाल में थी, तब भी हम 6.5% से बढ़ रहे थे। आज दुनिया रेंग रही है, तब भी हम 6.5-7% से बढ़ रहे हैं, और एक समय में 8% तक जा रहे थे। एनपीए ऑल टाइम लो पर हम लेकर आए हैं। इकोनॉमी जो पूरी 75 साल में नहीं बढ़ी, उससे 75% साइज जो है मात्र 10 साल में बढ़ा। ये हमारी सरकार में है भाई। आप नाराज हैं। और अब आते हैं मीडिया पर। इन्होंने कहा कि मीडिया सवाल नहीं पूछती। देखा है हमने क्या सवाल पूछती थी मीडिया। सोनिया जी, इंदिरा जी के साथ जाकर आप कभी खाना बना लेती हैं कि नहीं बना लेती हैं?
कैसा बना लेती है, विपक्षियों क्या का क्या ये बना गलत लेती है, बात है। देखा है हमने। मुझे बहुत अच्छे ये से याद रोना है बंद कांग्रेस करो। की सरकार ये ने रोंदू बच्चे की तरह बहुत बस तीखे सवाल कंप्लेंट ही पूछे करते रहते हो। और जबरदस्त सवाल पूछे। धूल है चेहरे पर, आप आईना चुनिंदा साफ लोगों की करने में बात लगे कर हुए रहे हो। होंगे। देश सरकार की से जनता खूब में तीखे कमी सवाल नहीं है, पूछे जेन जाते जी थे। में कमी सर नहीं है, समय की किसी थोड़ा में कमी, नहीं संजीव है। कौशिक कभी 30 आप में सेकंड। है और आपके नेता में है, दिक्कत वहां है। सर अब थोड़ा समय नहीं, संजीव कौशिक 30 सेकंड सर। देखिए पूजा, देखने का अपना अपना नजरिया होता है, हम जो देखना चाहते हैं वही देख पाते हैं। सच बात यह है कि 6 दशक से ज़्यादा हिंदुस्तान की जनता ने ही कांग्रेस पार्टी को यहाँ सत्ता में बनाए रखी, और उस समय देश के प्रधानमंत्री, अभी पोस्टर बॉय बताने की बात हो रही थी, देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि समस्या कश्मीर में नहीं है, दिल्ली में बैठे हुए हुक्मरानों के दिमाग में है, तब वो पोस्टर बॉय पाकिस्तान में हुआ करते थे। सच बात यह है कि जब वो शपथ ले रहे थे देश के प्रधानमंत्री बनने का, ठीक उसी एक दिन पहले जापान में सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार मनमोहन सिंह को दिया जा रहा था। मीडिया ने 2 कलमों में उसको निपटा कर दिया था। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आप, लगता तो है कि बहुत मजबूत है, लेकिन आप ये नहीं देख पाते हैं कि जब बाहर से, विदेश से हमारे जवानों के या नौजवानों के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में, कमर में हथकड़ियां लगा करके जिस तरह से लाइन लगा करके रेंगते हुए दिखाया जाता है, उससे आपका सीना चौड़ा। ठीक है, उस पर ऑब्जेक्शन दर्ज होना चाहिए था, लेकिन आप क्या ये कहेंगे कि हमारे देश के लोगों को गलत तरीके से दूसरे मुल्कों में जाना चाहिए? हमारे दूसरे यहाँ पर मुल्कों कोई के, आएगा तो हम हार माना थोड़ी बनाएंगे सर। दूसरे मुल्क के लोग भी तो हमारे गए थे यहाँ ना। पर कोई आएगा इतना तो हम सम्मान हार माला दिखाना, बनाएंगे क्या? इतना तो गैरत जिंदा क्यों रखते हैं ना। राकेश शुक्ला जी, जिन लोगों को लगता है कि बहुत मजबूत हार माला थोड़ी बनाएगा सर, इतना कोई भी हार माला तो नहीं बनाएगा ना। गलत तरीके से जो एंटर करेगा उसका तो उसका भुगतान करना पड़ेगा ना। कम से कम इतना। राकेश शुक्ला देखिए, अभी 30 सेकंड ऑन। अभी हमारे कांग्रेस प्रवक्ता जी ने एक आंकड़ा दिया कि राहुल गांधी जी ने भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी को 240 में समेट दिया और कांग्रेस 99 पे पहुंची। तो मुझे लगता है तीसरे टर्म पे नरेंद्र मोदी के नाम पे ये 240 सीटें जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। ये उपलब्धि है या कांग्रेस में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 100 सीटें पार नहीं कर पाना उपलब्धि है? देखिए, उपलब्धि गिनाते समय ये नहीं देखना चाहिए कि हमारा अंक गणित क्या है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस कभी भी ये प्रयास नहीं करती है कि हम में कमी कहाँ पे है और हम उसे दुरुस्त कर सकें। प्रोफेसर राकेश खडेलवाल 30 सेकंड सर। मैडम, मैं केवल 2 बात बताऊंगा। पहली बात ये कि ये सरकार नई शिक्षा नीति लेके आई। नई शिक्षा नीति से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुए। अभी सरकार ने अलाउ किया कि फॉरेन यूनिवर्सिटी भी अपने कैंपस यहाँ खोल सकते हैं। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज। तो ये जो मोदी जी का जो विजन है, विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत, ये बहुत बड़ा युवाओं के लिए उनको दिख रहा है, ये विजन आएगा। आप देखिए, जब कोलैबोरेशन बढ़ेगा यूनिवर्सिटीज का, कितने सारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहे हैं। आप देखिए, कितनी मिलें, शुगर मिल्स बंद होती थी, कितनी शुगर मिल्स को 18,000 करोड़ रुपए बजट में प्रोविजन होता था कि किसानों को दिया जाए। आज उल्टा है, आज मिलों के पास 18,000 करोड़ है, कभी कोई बजट में प्रोविजन नहीं आता। ठीक है सर, आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन इस देश को आगे बढ़ाने के लिए आने वाली हर जनरेशन को तैयार रहना होगा और सरकारें ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकती हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं। प्रयास का नतीजा होना चाहिए, तभी वो काउंटेबल होता है और इस बात को हर पार्टी को समझना चाहिए। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी। आप देखते रहिए भारत 24। नमस्कार।